हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। छन्न की एक तेज आवाज और भोजन की थाली सनसनाते हुई दूर उछाल दी विवेक ने। छाया बच गई, वरना आज सिर फूटना तय था उसका। ये तो रोज का तमाशा हो गया है अब तो। आगे बढ़कर उसने बिखरे भोजन को समेटना शुरू किया ही था कि विवेक उसे लगभग धकेलता हुआ स्नानागार की ओर बढ़ गया। अब उल्टियां करके वहां भी नर्क मचा देगा, सोचती हुई छाया अपने भाग को कोसने लगी कि वो कौन सी कुघड़ी थी जब विवेक ने पीना आरंभ किया था। छाया, ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत साड़ी लाया हूँ, जल्दी से पहन कर दिखाओ। विवेक ने नीले रंग के पैकेट को छाया को पकड़ाते हुए कहा। छाया ने उत्सुकता से पैकेट खोल कर देखा तो अपने मनपसंद गुलाबी रंग की साड़ी पाकर खुश हो गई। ओह, तुम्हें इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? इतने रुपए में तो मैं 4 साड़ी ले आती। वो झूठी उलाहना देकर बोली, मैं चाहता हूं कि तुम्हें रानी बनाकर रखूं, मगर मेरी इतनी हैसियत कहाँ? विवेक उदास स्वर में बोला, मैं अभी भी तुम्हारे दिल की रानी ही हूँ, यही काफी है मेरे लिए। छाया हर सातिरेक में विवेक से लिपट गई। विवेक ने भी उसे आलिंगनबद्ध कर माथा चूम लिया। मम्मी मम्मी, कहाँ हैं आप? ऋचा हाथों में मेडल लिए माँ के समक्ष आ खड़ी हुई। ये देखिए, आज मुझे लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल मिला है। आज ही तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर मम्मी के हाथों मशीन पकड़ी साड़ी के लिफाफे को देखकर बोली, वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। पापा, आपने मम्मी को किस बात का गिफ्ट दिया है? तुम्हारी जैसी प्यारी सी बेटी को जन्म देने का गिफ्ट। कह विवेक हंस पड़ा। सच या झूठ पापा? 16 वर्षीय ऋचा ने पापा को चिढ़ाते हुए कहा। एकदम सच बेटा, एक कहकर विवेक हंसने लगा और उसकी हंसी में ऋचा और छाया की हंसी भी शामिल हो गई। एक हंसता खेलता परिवार कब और कैसे सने सने भ्रष्टाचार के दलदल में धंसता चला गया और नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो गया। इसका आभास उन्हें बहुत देर से हुआ। भाई जी कहाँ हैं? आप लोग तो मोहल्ले वालों से कटे हुए रहते हैं। कल जन्माष्टमी है, उत्सव मनाने के लिए चंदा लेने आया हूँ। सोचा इसी बहाने आप लोगों के भी दर्शन हो जाएंगे। मनोहर अपनी खीसी निपोड़ते हुए बोला। मनोहर 40 वर्षीय छुटभैया नेता है जो विधायक के चापलूसों का अगवा है। लोगों से छोटे मोटे काम कराने के नाम पर भी पैसा लेता है। अन्य समय होली, दिवाली, दशहरा, ऐसे ही अन्य उत्सवों के नाम पर चंदा जमा कर अपना काम चलाता है। उसे देखते ही विवेक की त्योरी चढ़ जाती है, मगर शिष्टाचारवश बोल पड़ा, आइए बैठिए, आप तो हमेशा हवा से बातें करते रहते हैं। ही करता हुआ मनोहर सोफे पे बैठ गया। थोड़ी देर में छाया गर्म पकौड़े और चाय लेकर बैठक में प्रकट हो गई। छाया 37 वर्ष की होने के बाद भी अपनी कमनीय काया और रूप लावण्य के चलते 24-25 से अधिक की ना लगती थी। कम उम्र में मां बनने के कारण दोनों माँ बेटी कम बहनें ज्यादा लगती हैं। मनोहर ने यह बात बहुत बार छाया को कहनी चाहिए, मगर छाया की गंभीर मुद्रा देखकर उसकी हिम्मत ना पड़ती थी। आप भी लीजिए न भाभी जी, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े हैं। मनोहर ने बात शुरू करने के लिए कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है शायद। सुबह से ही घर से निकले होंगे चंदे के लिए। शाम हो गई है, कहावत ही है, भूख मीठी ना कि भोजन मीठा। छाया मुस्कुरा कर बोली। मनोहर देखता ही रह गया। गोरा गोल मुख, घुंघराले बालों से घिरा माथा, लाल सुर्ख बिंदी, कमान सी भवें, दिपदिपाती आंखें, छोटी गोल नासिका, चेहरे की कमनीयता को बढ़ाती हुई और रसीले सुर्ख होंठ, सुराहीदार गर्दन। अचानक ही अपना पल्लू संभालती हुई छाया उठकर खड़ी हुई। उसे मनोहर के घूरने से बड़ी बेचैनी होने लगी थी। तो कल शाम आप सभी जरूर से आइएगा मंदिर में, उसी के सामने कल रास लीला खेली जाएगी। वृंदावन से कलाकार आ रहे हैं। चंदे की रसीद काट कर हाथ जोड़कर मनोहर बाहर निकल गया। मम्मी, आप वही पिंक साड़ी पहनकर चलिएगा जो पापा लाए हैं, ऋचा ने मचल कर कहा। अभी उसमें फॉल पीको कुछ नहीं हुआ है, कैसे पहन पाऊंगी? छाया बोली। लाओ, मुझे तो बाजार जा ही रहा हूँ, तैयार करवा लाऊंगा। विवेक उत्साहित होकर बोला। उसका उत्साह देखकर छाया बोली, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पीको करवा कर फाल ले आऊंगी। वो तो मैं खुद ही लगा लूंगी, 1 घंटे की ही तो बात है।
दूसरे दिन पूरे समय मनोहर छाया के परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट ही देता रहा। विवेक ने इस बात पर ध्यान दिया, मगर छाया रासलीला में भाव विभोर होती रही। कुछ दिन बाद जब छाया दोपहर में घरेलू कामों से फुर्सत पाकर एक पत्रिका निकालकर पढ़ने बैठी ही थी, तभी मनोहर आ धमका। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं, कहिए कोई परेशानी तो नहीं इस मोहल्ले में आप लोगों को। मनोहर ने बातें बनाई, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, सभी भले लोग हैं और हमें आए भी अब 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है, सभी से अच्छी पहचान हो गई है। छाया ने समझाते हुए कहा, आप ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हो तो आपका नाम भी भेज दूं। हम हर साल 20 औरतों का नाम अनुमोदित कर आगे भेज देते हैं। उन सभी को सरकारी योजनाओं के तहत चलने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद आप चाहे तो अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं या कहीं भी ब्यूटिशियन की जॉब भी कर सकती हैं। मनोहर ने चुग्गा फेंका, मैं इनसे पूछकर ही कुछ निर्णय ले पाऊंगी। छाया ने कुछ सोचकर जवाब दिया, आप ये आवेदन पत्र 4 बजे तक भर कर दें, आज आखिरी दिन है आवेदन का, सभी का चयन नहीं हो जाता। अगर आपका हो गया तो भाई जी को बता दीजिएगा, वरना कोई बात ही नहीं। मनोहर ने समझाया तो छाया मान गई और 2 घंटे बाद मनोहर आकर फॉर्म लेकर चला गया। कुछ दिन विवेक को आने में देर हो गई। ऑफिस में साहब की विदाई पार्टी थी और नए साहब का सबसे परिचय भी था। छाया भी भूल गई कितने दिन आए गए हो गए। 1 महीने बाद मनोहर आधम का मिठाई खिलाइए, आपका चयन हो गया है, अगले हफ्ते से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मगर मैंने तो इनसे पूछा ही नहीं। छाया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश होए भी या नहीं। आप भी कैसी बातें करती हैं, बाहर इसी ट्रेनिंग में हजारों लग जाते हैं, आपने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, कैसी मारा मारी है हर जगह। आपकी जगह किसी और को सीट दिलाई होती तो मेरी जेब भी गर्म हो जाती है, और एक आप हैं मुफ्त के कोर्स को भी ना कह रही हैं, कोई परसी थाली में लात मारता है भला। हार कर छाया ने स्वीकारोक्ति दे दी कि वो पीछे ना हटेगी और आत्मनिर्भर हो, घर में अपनी भागीदारी बढ़ाएगी और अपनी एक पहचान भी। विवेक सुनते ही भड़क गया कि जब तुमने सारा फैसला खुद ही कर लिया है तो मुझसे पूछने का नाटक अब क्यों। मनोहर और तुम अपनी खिचड़ी पकाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। छाया ने इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, सोचा वक्ती तौर पे नाराज हैं, फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। उधर विवेक ने सोचा शायद मेरी सूखी तनख्वाह में इसका काम नहीं चलता, तो उसने भी अपने आवास विकास के ऑफिस में हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जल्द ही नए साहब का चहेता बन गया। कौन से मकान के नक्शे का रद्दो बदल होना है या कोई मकान बिकने हैं, सब बातों पे कान धरने लगा। किसने घर में दुकान खोल ली, किसने 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल खड़ी कर ली। एक चपरासी को भी अपने साथ शामिल कर लिया और कॉलोनी के चक्कर लगाकर सबकी खबरें लाता और विवेक उनके साथ सौदेबाजी कर पैसा बनाता। बस फिर क्या था, घर रुपए पैसों के साथ ही शराब की नदी भी बहने लगी। आमदनी बढ़ने के बाद उसने कई बार छाया को समझाना चाहा कि वो इधर उधर ना भटक कर घर गृहस्थी देखे, मगर छाया के धुन सवार हो गई थी कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। फिर छाया भी बहुत व्यस्त हो गई थी, पहले अपने कोर्स करने के लिए, फिर बाद में मनोहर ने एक बड़े पार्लर में 20,000 महीना की नौकरी भी लगवा दी। छाया जब भी मनोहर का गुणगान करती, विवेक का खून खोल जाता। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। छाया ने भी पल्लू से ढके अपने पहरावे को तिलांजलि दे दी थी। अब वो एक से एक लेटेस्ट फैशन के सूट पहनती और उसने अपने घुंघराले बालों को भी पार्लर में सीधा करवा दिया। एक और मनोहर उसकी तारीफों के पुल बांधता थकता ना था। वही पिछले 6 महीनों में विवेक अब गाली गलौज पे उतर चुका था। ना जाने कौन से बाबा की शरण में चला गया था जो दिन रात यही पट्टा पढ़ाता कि औरत को काबू में करने के क्या क्या उपाय हैं। यही कोई जड़ी बूटी तो कहीं कोई ताबीज। दिन पर दिन घर का माहौल बिगड़ने लगा था। दोनों इसके लिए एक दूसरे का दोषारोपण करते, तभी चुनाव आ गए। मनोहर ने छाया से कहा कि उसे पार्टी की महिला समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, इसलिए महिलाओं में प्रचार प्रसार का जिम्मा तुम्हारा। इसके लिए मनोहर ने एक नए ब्यूटी पार्लर की चाबी देते हुए कहा,
आज से आप इसकी मालकिन हैं और चुनाव जिताने के लिए आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। मनोहर के एहसानों के बोझ और विवेक से मिली उपेक्षा ने छाया की सोच को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। मुझे भी कुछ बनकर दिखाना है, ये फितूर उसके सिर पर सवार हो चुका था। पार्टी चुनाव जीत गई, साथ ही छाया की चर्चा भी चहुओर होने लगी। अखबार में छपी अपनी फोटो देखकर अभिभूत हो उठी। उसकी फोटो के साथ सभी का आभार प्रदर्शन किया गया था। मनोहर मिठाई लेकर हाजिर हो गया। ये मैंने ही छपवाया है आपकी तरफ से, सबको धन्यवाद देने के लिए ये सब करना पड़ता है और आपके लिए खुशखबरी है। सम्मान समारोह में नेताजी ने आपको भी बुलाया है। मैं क्या करूंगी वहां जाकर, ये राजनीति की ABCD भी नहीं आती मुझको। तुमने कहा तो प्रचार करने में भाग ले लिया, बाकी मेरे बस की बात नहीं है। छाया ने हाथ जोड़ दिए। आप भी ना भाभी जी, क्या बात कर रही हैं? नेताजी खुद आपसे मिलना चाहते हैं, अभी मौका भी है और दस्तूर भी, मनोहर ने उकसाया। छाया नेताजी से मिली या नेताजी छाया से, मगर फिर वे दोबारा उससे अलग ना हो सकें। पार्टी के कोई न कोई काम के बहाने लगातार मिलते रहें। सर में पल्लू रखे घर गृहस्थी को अपनी दुनिया समझने वाली छाया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अपनी नई पहचान, अपना रुतबा उसे प्रिय लगने लगा था। नेताजी की खासम खास हैं, ऐसा सब कहते और उसके आगे झुक झुक जाते। ताकत और पैसों का तालमेल छाया पचा ना पाई और नेताजी के बिछाए लाल कालीन पे बिस्ती चली गई। हेलो, मैं दिवाकर, पहचाना नहीं शायद तुमने? मनोहर शुक्ला का बेटा, तुम्हारी मम्मी के पार्लर की ओपनिंग में देखा था तुम्हें। कॉलेज गेट पे बाइक सवार युवक ने ऋचा को रोककर कहा। ऋचा ने अचकचाकर एक नजर सामने उठाकर देखा। सामने धूप का चश्मा चढ़ाए सुदर्शन युवक उसके उत्तर की प्रतिक्रिया के लिए रुका हुआ था। हाय, मैं ऋचा, इसी कॉलेज से हो? हाँ, LLB फाइनल ईयर, और तुम न्यू एडमिशन है ना? हाँ, ऋचा सिर झुकाए बोली। कोई परेशानी हो तो मेरा नाम बोल देना। अपने बालों पे बड़ी अदा से हाथ फिराते हुए दिवाकर ने कहा। जी जरूर, याद करूंगी, अगर कहीं मुझे कुछ भी कष्ट हुआ तो। ऋचा ने हाथ जोड़कर कहा, ये हुई ना बात, जूनियर को अपने सीनियर की इज्जत करनी चाहिए, चलता हूँ, कहकर दिवाकर चला गया। आया बड़ा 30 मार खा। ऋचा मन ही मन सोचकर हंस पड़ी। विवेक छाया के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाता तो अपने आप को शराब में डुबो लेता या फिर बाबा के आश्रम में चला जाता। अब तो आए दिन घर में या तो गृह शांति पाठ होता या कोई हवन पूजन। बेटी भी 18 वर्ष की हो चली थी। एक तरफ पिता का अंधविश्वास तो दूसरी तरफ माँ की घर से अनुपस्थिति, दोनों ही बढ़ती जा रही थी। पार्टी के काम के बहाने सामाजिक संस्थानों में जाकर फोटो खिंचवाना या फिर मीटिंग के बहाने देर रात घर लौटना छाया का तो एक सगल ही बन गया था। घर में अथाह पैसा, मगर माँ पापा का कोई अनुशासन नहीं। ऋचा भी बेलगाम होने लगी। किससे अपने मन की बात करे, किसी के पास भी समय नहीं। अंततः अपने मित्रों के प्रति उसका झुकाव बढ़ता ही चला गया। नतीजा यह हुआ कि पार्टी, डिस्को, लॉन्ग ड्राइव उसके शौक बनते चले गए। दिन पर दिन बॉयफ्रेंड की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। एक रात जब घर ही नहीं लौटी तब छाया का माथा ठनका। विवेक को भी क्या कहती, जिसे दिन रात का होश ही नहीं शराब के नशे में। सुबह गाड़ी रुकने की आवाज़ सुन उसने खिड़की से झांका तो देखा 2 लड़के और 2 लड़कियां और भी थे उस गाड़ी में। उसे उतार कर गेट के अंदर वे चले गए। लड़खड़ाते कदमों से आती अपनी बेटी को देख छाया रो पड़ी। किस मुख से नैतिकता का पाठ पढ़ाए जो खुद ही अनैतिक कार्यों में उलझी हो। उसने बेटी को हॉस्टल भेजने का तत्काल फैसला ले लिया, मानो हॉस्टल हर मर्ज का इलाज हो। अब वहाँ जो करे उसकी आंखों के सामने ये तमाशे वो नहीं झेल पाएगी। ऐसा सोचकर उसने मनोहर को इस काम को करने का जिम्मा सौंप दिया। इधर ऋचा हॉस्टल गई, उधर छाया ने बड़े बड़े घरानों में रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। इससे पहले कोई बात बिगड़ जाए। वो 1-2 साल में ऋचा की शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही थी। 2 साल बीते पता भी न चला। छाया ने एक व्यवसायी परिवार में उसका विवाह पक्का कर दिया। मनोहर की इस रिश्ते को तय कराने में बड़ी भूमिका रही। उसने बताया कि ये पुराने खानदानी रईस लोग सर से पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं और अपनी झूठी शान को बचाने की कोशिशों में उलझे हुए हैं। अतः ढेरों रकम और जेवरात के साथ ऋचा को विदा कर दिया गया।
उसके पति महेश और घर वालों की मजबूरी ये थी कि उन्हें आंखों देखी मक्खी निगलनी थी और उन्होंने ऐसा किया भी। ऋचा विदा हो गई और छाया ने मुक्ति की सांस लेकर सोचा कि अब केवल विवेक पे ध्यान देना है और इसको भी शराब की लत से उबारने का कोई उपाय करना है। और आज का दिन जब विवेक हमेशा की तरह खाने को लात मारकर उठकर जा चुका था, छाया अपना सिर थामे यही सोच रही थी कि ऐसी कौन सी घड़ी थी जब उसकी सुखी गृहस्थी में सेंध लगनी शुरू हुई थी। बहुत देर तक सोचते सोचते जब नींद ही उड़ गई तो उसने उठकर नींद की दवा ली और सोफे पे ही लुढ़क गई। सुबह सुबह लैंडलाइन फोन की घंटी से उसकी नींद खुली। हेलो, हाँ मैं मनोहर। वो नेताजी ने आपको अभी गेस्ट हाउस में बुलाया है, मैं आधे घंटे में गाड़ी भिजवाता हूँ। इतनी सुबह सुबह? अभी तो विवेक भी घर पे ही है, मैं 11 बजे से पहले नहीं निकल पाऊंगी। जैसा आपको ठीक लगे, आप खुद ही बात कर लें। मेरा काम था आपको बताना, सो मैंने कर दिया है। ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूँगी, कहकर छाया ने फोन रख दिया। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी और उस कमीने नेता की मीटिंग्स को आज कहाँ का प्रोग्राम है। तुम्हें सिर्फ बुराई दिखती है, मेरा रुतबा नहीं दिखता। ये बड़ा सा बंगला, गाड़ी, नौकर की फौज, एक फोन घुमाते ही पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। छाया ने अपनी शान दिखाई। पूरे थाने को नाच नचाने का दम भरती हो, मगर अपनी बेटी की नकेल न कस पाई। विवेक ने ताना दिया, ग्रेजुएट हो गई, खानदानी परिवार में शादी कर दी, तुम्हारी हैसियत थी इतने बड़े घर में रिश्ता करने की। सारे बिरादरी वाले जल भुन गए। इतनी धूमधाम से शादी हुई, लाखों के तो जेवर ही चढ़ाए नेताजी ने। क्या कमी करी मैंने, बोलो। छाया अभिमान से बोली। संस्कार दिए कुछ उसे, रात भर नशे में डिस्को, पब और लड़कों के संग मौज मस्ती, जैसे खुद वैसे ही बेटी बना दी। अरे उपदेशों से संस्कार नहीं आते बच्चों में, खुद अपना उदाहरण बन पेश होना होता है। जो तुम करती रही वो भी उसका अनुकरण करती रही। जब माँ गेस्ट हाउस में पराये मर्द के साथ समय बिताएगी तो बेटी से पाक साफ होने की उम्मीद क्या करनी। तुम सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, जो किया सो भूल जाओ। अब तो अपने परिवार में है, 6 महीने होने को आए, कोई शिकायत नहीं आई ससुराल से उसकी, सब खुश ही होंगे। बस एक बच्चा आ जाए गोद में उसकी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी उसकी तरफ से, कहकर छाया उठकर स्नानागार की तरफ चल दी। फिर से फोन घनघना उठा, शायद मोबाइल स्विच ऑफ था। हेलो, कौन? विवेक चिढ़े स्वर में बोला। छाया को फोन दो, ये मनोहर का स्वर था। मुझसे बोलो, क्या काम है? छाया की दुम। विवेक भरा बैठा था। तो सुनो, तुम्हारी लड़की अपने जेवरात समेत ससुराल से भाग गई है। ससुराल वालों का पूछना है कि थाने में रपट लिखाया, आपको पता है कि वो भाग कर कहाँ गई है? मनोहर ने भी खींच कर कहा। छाया भी घंटी की आवाज़ सुन पलट कर आ गई थी और प्रश्नवाचक नजरों से विवेक के सम्मुख खड़ी हो गई। विवेक ने फोन का चोंगा उसे थमा दिया। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, फिर देखते हैं क्या करना है, कहकर छाया निढाल हो सोफे पे लुढ़क गई। तीनों तुरंत ऋचा के ससुराल पहुंच गए। वहां मौजूद हर शख्स को देखकर यही लगा कि उन्हें ऋचा के जाने का ना तो कोई अफसोस है, ना ही कोई आश्चर्य। मानो उसके लक्षण देखकर उन्हें उसे यही उम्मीद ही थी। सास, ससुर और पति महेश तीनों के चेहरे में रत्ती भर भी तनाव न था, मानो एक मुसीबत से छुटकारा मिल गया था। एक पत्र लाकर छाया के हाथों में थमा दिया उन लोगों ने। माँ, मैं दीपू के संग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। यहाँ के माहौल में मेरा दम घुटता है। मैं एक आज़ाद पंछी और कहाँ ये बंद पिंजरा। सोने का भी पिंजरा हो तो क्या, रहेगा तो पिंजरा ही। महेश भला है पर मेरी टाइप का नहीं है। क्लब, पब और डिस्को से कोसों दूर। समय से खाओ, समय से सो, समय से जागो। ये करो, ये ना करो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। बस बहुत हुआ, मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकती थी। दीपू ने सारा इंतजाम कर दिया है। हम दिल्ली जा रहे हैं। जब सेटिल हो जाऊंगी आपसे मिलने आ जाऊंगी। मुझे ढूंढने की जहमत ना उठाइएगा और इन लोगों को भी परेशान ना कीजिएगा। वैसे भले लोग हैं पर मेरे टाइप के नहीं। ऋचा अपना समूह लिए लौट आए वहाँ से। विवेक को घर छोड़कर गेस्ट हाउस को चल पड़े मनोहर और छाया। ये दीपू कौन है? नेताजी पत्र पढ़कर बोले, मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही नाम सुन रही हूँ। छाया ने अनभिज्ञता जाहिर की। मेरा बेटा है दिवाकर। दीपू हम सब घर में पुकारते हैं। वो ऋचा के साथ कई बार पार्टी अटेंड करता था। ऋचा हमारे घर भी आ चुकी है कई बार।
हमारी अनुपस्थिति में भी। असल में मेरा बेटा मुझसे कुछ छिपाता नहीं, बस यही सोच रहा हूँ मैं तो इतनी देर से। क्या? छाया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैं इतना परेशान हो रही हूँ और तुम अपना मुंह सिए बैठे हो पिछले 2 घंटे से। अभी लगाओ फोन अपने बेटे को, पूछो कहाँ है वो। लगा तो रहा हूँ फोन, मगर स्विच ऑफ आ रहा है। रहने दो आज़ाद, उन्हें खुद ही आ जाएंगे दोनों। मनोहर लापरवाही से बोला। छाया का खून खोल गया, ऐसे कैसे छोड़ दे उन्हें? क्या दीपू उससे शादी करेगा जो उसको बहका ले गया अपने साथ? ये ऋचा की बेवकूफ़ी है, अब तुमसे भी कुछ ना सीखा उसने। अरे शादी भी बनाए रखती और संबंध भी। वे लोग कौन सा मुंह खोल रहे थे अपना, मगर ऋचा को तो इतना सब्र भी नहीं। मनोहर ने अपनी मक्कारी प्रदर्शित की। छाया गुस्से में मनोहर पे झपट पड़ी। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? जब तुम्हें सब पता ही था तो मेरी बेटी की शादी दीपू से क्यों नहीं करवाई? अरे वो तब भी भाग जाती, उसे एक के साथ रहने की आदत नहीं। उसके पहले भी कई यार थे। ऐसी लड़की मेरे घर की बहू कैसे बन सकती है? हाँ, अगर दीपू उसे रखेल बनाकर रखना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज ना होगा। मनोहर ने अपना असली रंग दिखाया। मनोहर जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब ना करो। छाया को मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा। नेताजी ने अपना राग लपा। मनोहर तेजी से दरवाजा खोल बड़बड़ाते हुए बाहर को लपक लिया। यही तो चाहता भी था। नेताजी ने आगे बढ़कर छाया को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। छाया के कानों में मनोहर के शब्द पिघले शीशे से उतरते चले गए। रखेल की बेटी भी रखेल ही बनेगी। छाया सोच में डूब गई। क्या यही पहचान बनाने और घर से निकली थी? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।